what you should go along your aim. UPSC is the path. UPSC must be your aim. अगर आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाने को तैयार हैं, अगर आप सोमालिया से लेकर पेरिस तक कहीं भी पोस्टेड होने के लिए तैयार हैं, अगर आप देश की सर्वश्रेष्ठ सेवाओं में जाना चाहते हैं, यू मस्ट चूज यूपीएससी एज योर एम। दूसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि मुझे मध्य प्रदेश में ही रहना है, अपने प्रदेश को ही आगे लेकर जाना है, आप बहुत बड़ा इतना ड्रीम नहीं रखते हैं, या आप सोचते हैं कि नहीं मुझे अपना एक दायरा आपने बना रखा है, सब हमारी सोच पर डिपेंड करता है। मैं क्लियर कर दूं, मैंने सोच लिया कि मेरा दायरा इतना ही है, हाँ मेरा इतना ही है, मैंने सोच लिया मेरे लिए स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। तो अच्छा, एक चीज और, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। अगर आप सोचें कि यूपीएससी करने वाला महान है, एमपीपीएससी करने वाला नहीं है, तो फिर आप एक भ्रांति में फंस गए। मध्य प्रदेश में इंदौर में एक आदमी है, उसका नाम है रणजीत सिंह। अमिताभ बच्चन ने उसे अपने शो में बुलाया। कोई भी सेलिब्रिटी इंदौर में आती है, चाहे वो अक्षय कुमार है चाहे कैटरीना कैफ है, उससे मिलने जाते हैं, और वो क्या करता है पता है आपको? वो ट्रैफिक का हवलदार है। अभी तो सिपाही था, हवलदार शायद बन गया, पट्टी भी नहीं थी उसके पास है। अमिताभ बच्चन ने एसपी को क्यों नहीं बुलाया, डीएसपी को क्यों नहीं बुलाया, इंस्पेक्टर को क्यों नहीं बुलाया, उसको क्यों बुलाया? या कोई सेलिब्रिटी आती है तो उससे मिलने क्यों जाती है, उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को ठीक से करता है। परफॉर्म योर ड्यूटी, अपने काम को ठीक से करना महत्वपूर्ण है। तो क्या बड़ा है क्या छोटा है, कुछ भी बड़ा छोटा नहीं होता है दुनिया में। आप जो लक्ष्य निर्धारित कर लें वो आपके लिए बड़ा है। उस लक्ष्य के पीछे मन से लग जाइए, और जब उस काम में पहुंचे तो उस काम को इतनी शिद्दत से करिए कि आपको, एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ यू सैल्यूट योर वर्क यू नीड नॉट टू सैल्यूट एनीबॉडी, इफ यू पोल्यूट योर वर्क यू हैव टू सैल्यूट एवरीबॉडी। तो सैल्यूट योर वर्क, अपने काम को इतनी शिद्दत से करिए कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। फिर सारी कायनात निकलकर आपके सामने आती है, फिर देवता ऊपर से फूल बरसाते हैं। तो आप यूपीएससी करें, एमपीपीएससी करें, जिसमें आपका मन है आप वो करें। लेकिन मैंने डिफरेंस बताया आपको, यूपीएससी में कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया होगा, एमपीपीएससी में कंपटीशन एमपी पर होगा। यूपीएससी का सिलेबस वास्ट है, एमपीपीएससी का इन कंपैरिजन सिलेबस वास्ट थोड़ा सा कम है। और यूपीएससी में मैंने बताया कि इंग्लिश को थोड़ा सा वेटेज है, एमपीपीएससी में हिंदी को थोड़ा सा वेटेज मिलेगा। तो इससे आप तय कर लें कि कहाँ आपको जाना है। दोनों ही बेस्ट है। अगर आप करना चाहते हैं तो ट्रैफिक का सिपाही भी बेस्ट है, मैंने बताया। अमिताभ बच्चन उसे अपने शो में बुलाते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं। तो आप क्या काम करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। थिंक वाइजली एंड सेलेक्ट वाइजली। सर, जैसे आपने रंजीत सिंह का जो उदाहरण दिया है, एक ट्रैफिक हवलदार जो एक इंदौर में एक सर्कल पे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, उनका एक और सर एक एग्जांपल है। अभी कुछ समय पहले मेरी वाइफ इंदौर से दिल्ली फ्लाई कर रही थी, फ्लाइट से गई थी, तो वो उनके पास ही सीट था, उनका पास में। तो उन्होंने बताया कि आपका पर्पस, आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि आईआईटी दिल्ली में मेरा 1 घंटे का लेक्चर है, मुझे वहां पर स्टूडेंट्स को एड्रेस करना है एक किसी पर्टिकुलर विशेष टॉपिक पर। तो वो आप सोचिए कि वो आईआईटी दिल्ली, जो हर स्टूडेंट का पीसीएम सब्जेक्ट के स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि मुझे आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेना है, उसके लिए वो दिन रात एक करता है, वहां पर वही हवलदार ने जाकर लेक्चर लिया। तो सर का जो ये मोटिव कहना है कि यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, फर्स्ट आपको उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे यही करना है। इसके अलावा एक अगला प्रश्न स्टूडेंट का सर कि जब हम, ठीक है आपने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, हम आपकी बात मानकर पढ़ाई करेंगे, से तैयारी करेंगे, और हम जो दूसरी तैयारी भी कर रहे हैं, अभी हम 11th-12th में पढ़ाई किए, तो जो सबसे ज्यादा हमें परेशानी आती पढ़ाई के दौरान, वो ये आती कि हम अपनी पढ़ाई को में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, निरंतरता नहीं रख पाते हैं। हमें रोज ऐसा लगता है कि आज यदि पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट टफ लगा या हमें कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो हम उसको छोड़ देते हैं, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ये सोचकर उसको निरंतरता नहीं हो पाती। तो वो कैसे बनाए? तो ये क्वेश्चन जो है ये स्टडी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये एक ह्यूमन नेचर है, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। और शायद ईश्वर ने ये समस्या हम सब में बाय डिफॉल्ट ये वायरस डाल दिया है कि हम किसी भी चीज में कंसिस्टेंट ना रहें, किसी भी चीज में नहीं। अगर आप पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं है तो यकीन मानिए आप किसी चीज में कंसिस्टेंट नहीं होंगे। कई सारे लोग हैं जो सोचते हैं कल से हम योग करेंगे, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ हैं जो सोचते हैं जिम जाकर बॉडी बनाएंगे, 4 दिन जिम गए, छोड़ देते हैं। कुछ हैं, मेरे ऐसे कई सारे लोग हैं जानकार जिनको मैं जानता हूं, वो किताब पढ़ना चाहते हैं, मुझसे ही कई बार किताब ले जाते हैं, 4 पन्ने से आगे नहीं पढ़ते। आज पढ़ा, कल पढ़ा, परसों पढ़ा, फिर बंद कर देते हैं। ये शायद बाय डिफॉल्ट वायरस लोगों में ईश्वर ने डाल दिया है, ये सोचकर कि वही जो कंसिस्टेंट होगा, वही जो परसिस्टेंट होगा, वही विजेता बनेगा। मैं हमेशा कहता हूं कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। 2 लोग आपस में टकराते हैं, एक पानी की कोमल बूंद और एक पहाड़, एक पत्थर, दोनों में से जीतता कौन है? आपकी बात आपको बताऊं कि कंसिस्टेंसी के कारण पानी की वो कोमल बूंद उस पहाड़ की चट्टान को काट कर रास्ता बनाती है और नदी बनकर बहती है। कंसिस्टेंट कैसे हुआ जाए, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
अगर कोई कहे कि इस तरह से कंसिस्टेंट हुआ जाएगा, एक ही तरीका है कंसिस्टेंट होने का, जो मैं जानता हूं, जो मैंने अपनाया है अपने जीवन में, वो तरीका है कि आप अपने मन को अपना गुलाम बनाएं। आपके भीतर दो तरह के लोग हैं समझना, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। हर किसी के भीतर होते हैं, मेरे भीतर भी। सुबह मैंने अलार्म लगाया 6 बजे उठकर पढ़ूंगा, अलार्म बजते ही दोनों एक साथ जागते हैं। नेगेटिव वाला कहता है आज सो, कल से उठना। इतने जोर से वो कहता है कि आपका पॉजिटिव वाला 2 सेकंड में सो जाता है। अगर पॉजिटिव वाला थोड़ा सा ताकतवर हो तो नेगेटिव वाले से बहस करता है, वो बोलता है नहीं पढ़ना है यार, सिविल सर्वेंट बनना है। नेगेटिव वाला तर्क देता है, कहता है सोमवार से पढ़ लेना, कौन सा कल एग्जाम है तेरा, आज तो मौसम बहुत बढ़िया है, कल रात को देर से सोया था। वो बहुत सारे तर्क देता है। इन दोनों में लड़ाई होती है। अगर आपका पॉजिटिव थोड़ा भी ताकतवर है, अगर पॉजिटिव वाला बहुत ताकतवर है तो नेगेटिव वाले को एक घूंसा मारकर लिटाएगा और उठ के खड़ा हो जाएगा। हमेशा ही होगा ये, ऐसा नहीं होगा कि कभी ना हो। और ये हर इंसान के साथ होता है, ये दोनों एक साथ जागते हैं हमेशा ही। आप पान खाने के लिए गुटखे की दुकान पर जाएं, तंबाकू खरीदें, दोनों एक साथ निकल कर आते हैं। एक कहता है छोड़ यार ये सब क्या कर रहा है, दूसरा कहता है ना आज लास्ट डे है, आज एक बार कर लेता हूं। दोनों जागते हैं हमेशा ही, हर जगह। कौन जीतेगा? जिसको आपने शक्तिशाली बनाया है, जिसको आपने फीड किया है। तो कंसिस्टेंट होने का जो मूल मंत्र मेरे पास में है वो ये कि सकारात्मक बनिए, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सुनिए, सकारात्मक लोगों को पढ़ते रहिए। इतना कुछ करेंगे आपके बीच में तो आपके भीतर जो सकारात्मक वाला जो इंसान है वो ताकतवर बनेगा और हमेशा नकारात्मक वाले को सुलाकर, लिटाकर सुला देगा। अब आपको कंसिस्टेंट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कंसिस्टेंसी को खराब करने का काम उस शैतान को दिया गया है जो आपके भीतर है, जो नहीं चाहता कि आप जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, तो उसको हमको हराना है और वही एक तरीका है कंसिस्टेंट होने का किसी भी चीज में। अगर आप कंसिस्टेंट हैं या नहीं आपको चेक ही करना है तो एक आसान तरीका मैं देता हूं। एक गुल्लक लीजिए और रोज 21 दिन तक उसमें 1 रुपए डालिए। एज पर योर कैपेसिटी 10 रुपए डालना है, 10 रुपए डालिए, लेकिन रोज डालना है। और टाइम डिसाइड कर लीजिए, सुबह 10 बजे डालूंगा। 2 दिन बाद यकीन मानिए आप एक साथ 50 रुपए डाल देंगे और कहेंगे 5 दिन का एक साथ है। ऐसा नहीं चलेगा, है ना। यही हम हमारी स्टडी के साथ भी करते हैं। आज नहीं पढ़ाई करी, सोचते हैं आज का और कल का एक साथ पढ़ लेंगे। 3 दिन नहीं पढ़ाई करी, सोचते हैं सारा का सारा संडे को पढ़ लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। दुनिया में अधिकतर लोग यही कर रहे हैं। अखबार आया, 2 मिनट देखा, फिर सोचते हैं इसको रात को पढ़ूंगा सोते समय। रात को सोचते हैं कि अब क्या पढ़ूंगा, सुबह पढ़ लेता हूँ, सुबह नया अखबार आ जाएगा। अब ये दोनों ही अखबार नहीं पढ़ पाते और इस तरह से अखबार पढ़ना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जमा हो गया 5 दिन का, आप क्या पढ़ेंगे। ऐसा आप अकेले नहीं हैं, दुनिया का हर मनुष्य ऐसा ही कर रहा है। केवल 10% सक्सेसफुल लोग हैं जो इसके उलट कर रहे हैं और वही दुनिया को चला रहे हैं। चलिए जी बिल्कुल सही है सर। सर एक अगला प्रश्न है स्टूडेंट का कि अभी ये समय कोविड-19 के समय हम सभी लोग डिस्टर्ब हैं, तो हमारे रूटीन से जो हमारा रेगुलर चलता है उसके अलावा क्या अभी ऑनलाइन क्लासेस है, क्या हमें ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेना चाहिए या आपके पास अपने पास ही कोई सुविधा मुझे लगता है कि बहुत सारा समय हो गया, तो इसको हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। और अभी कोई स्टूडेंट हाँ, मैं इसको ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस और हैं तो आप जरूर मेश्राम साहब से कनेक्ट करिए, उनसे बात करिए। एक स्टूडेंट का और यहाँ पर सवाल आया हुआ है। हाँ, उन्होंने पूछा है कि वो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं और उनको मेंस की जानकारी चाहिए कि मेंस की प्रिपरेशन वो कैसे करें, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा कोर्स होता है, बहुत ज्यादा लिखना होता है। मैं इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। पहला तो ये कि ऑनलाइन क्लास जो है अभी फिलहाल अभी किसी को नहीं पता कि ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, प्रशासन कब से डिक्लेरेशन देगा, ये किसी को नहीं पता। तो ऐसे समय में ऑनलाइन क्लासेस ही एक तरीका है जिससे आप अपने टीचर से जुड़ सकते हैं और जिससे आप अपनी पढ़ाई से जुड़े रह सकते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ऐसी ही होती हैं। अगर आप ठीक से सुन पा रहे हैं, बातें आपकी समझ में आ रही हैं, तो हाँ, आप ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मुझे नहीं पता बालाघाट ब्रांच में कब से बैच स्टार्ट हो रही है, मेश्राम जी आपको अनाउंस करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। बालाघाट से जरूर कनेक्ट करें। जी बालाघाट ब्रांच में अगस्त 17 से शुरू हो रही है सर। तो आप मेश्राम साहब से आप एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको डिटेल बताएंगे कब से स्टार्ट होगी क्लास, फीस क्या होगी, वो सारी बातें। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस इज द बेस्ट वे राइट नाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मेंस की तैयारी कैसे की जाए। तो देखिए, अभी मेंस का सिलेबस पूरा चेंज हो गया। जो नया अभी एग्जाम का सिलेबस आया है उसमें पहले जो पैटर्न था उसमें 3 नंबर के प्रश्न आते थे, 6 नंबर वाले प्रश्न आते थे और 15 नंबर के आते थे। अब पैटर्न बदल गया, 2 नंबर वाले प्रश्न भी हैं, 5 नंबर वाले प्रश्न भी हैं, 10 नंबर वाले भी हैं। तो आपको मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसके लिए अगर आपने पहले एक बार प्री तैयार कर लिया है तो आपके पास में फैक्ट्स, डेटा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब जब आप मेंस तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहला तो आप एक काम करें कि अनसॉल्व पेपर ले आएं,
क्योंकि अभी नया सिलेबस है मैंने बताया, तो इसका आपको अनसॉल्व्ड इस पैटर्न का नहीं मिलेगा, लेकिन पीएससी कैसे प्रश्न पूछते रही है उसका आपको अनसॉल्व्ड मिल जाएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन किस पैटर्न के आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, फिर उन प्रश्नों के उत्तरों को आपको उस शब्द सीमा में लिखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए प्रश्न आपके पास आ गया कि मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल बता दूं कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, व्हाट वर द लेटेस्ट रीजन ऑफ द 1857 रिवॉल्यूशन। अब ये प्रश्न कितने नंबर में आया है? 5 नंबर में आया है क्या, 3 नंबर में आया है क्या, 10 नंबर में आया है क्या, 15 नंबर में आया है क्या? और शब्द सीमा क्या है? 30 शब्द की सीमा है, 50 है, 100 है, 200 है। तो आपको एक ही प्रश्न के उत्तर अलग अलग शब्द सीमाओं में लिखना आना चाहिए। उत्तर लिखने के बाद आप अपने जो टीचर हैं नियरेस्ट, उस विषय के जानकार जो हैं, जैसे बालाघाट में ही बहुत सारे हमारे जानकार होंगे, आप उनसे मिलें और उनसे चेक करवाएं कि सर मैंने आंसर लिखा है, इसको कैसे और बेटर कर सकता हूं या कर सकती हूँ। यही तरीका है कि आपके आंसर बेटर होते चले जाएंगे और आप बहुत जल्दी इतना अच्छा लिख पाएंगे कि आपका चयन आसानी से हो जाएगा। तो मेंस की तैयारी का एक ही मात्र तरीका है प्रश्न और उसके उत्तर लिख करके चेक करवाते रहना लगातार, ठीक है? क्योंकि आप स्वयं चेक नहीं कर सकते। जब हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं ना, तो हम तो अपने तरफ से बेस्ट लिखते हैं, उसमें गलती हम नहीं निकाल पाएंगे। हमको एक मेंटर चाहिए, हमको एक टीचर चाहिए, एक गाइड चाहिए जो हमारे उत्तरों को जांच सके, उसमें कमियां निकाल सके और उसको संवर्धित करने के लिए फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द पर्टिकुलर आंसर अ पर्सन हु कैन गाइड अस, हु कैन टीच अस, हु कैन मेंटर अस इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर मेंस एग्जामिनेशन। चलिए, थैंक यू सर। मैं मनमोहन सर से रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि कुछ मोटिवेशन के रूप में स्टूडेंट को कुछ आप कहना चाहें, 2 लाइन। देखिए, जब कभी हम बात करते हैं जीवन का, जब हम कभी बात करते हैं एग्जाम की तैयारी का, तो हमेशा एक बात निकल कर आती है कि जीवन संघर्षमय है। अभी भी आपको पता होना चाहिए, कल मैं पढ़ रहा था, अरिंदम चौधरी का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने बताया कि अराउंड 56% लोग अनएम्प्लॉय हो गए। मतलब लाखों की संख्या में लोगों की जॉब चली गई जो प्राइवेट जॉब में थे। गवर्नमेंट वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको तो और ज्यादा काम हुआ, उनका ओवर टाइम हो गया उनका। कई सारी बिजनेस बंद होने के कगार पर हैं, कठिन समय है और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अर्निंग की कैपेसिटी खत्म हो गई है। मैं स्पष्ट कर दूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरीवन, ऐसा नहीं है, हमेशा ही ऐसा रहा है। ऐसा नहीं था कि जब कोविड नहीं था तो सब फ्लोरिश कर रहे थे, तब भी लोग परेशान थे। जब कोविड है तब भी लोग परेशान हैं, और जब ये कोविड-19 चला जाएगा तब भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो परेशान हैं। जीवन का नाम ही परेशानी है, जीवन का नाम ही संघर्ष है। इस बात को आप नोट कर लेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। और मैं 2 लाइनें मुझे याद आती हैं जहां मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि जीवन में बाधाएं तो आती हैं लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है। जीवन में बाधाएं तो आती हैं लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है, और सफलता कोई चांदी की तश्तरी में सजकर नहीं मिलती दोस्तों, इसके लिए मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। तो मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए और भरोसा रखिए ईश्वर पर, भरोसा रखिए अपने आप पर, भरोसा रखिए उस परम सत्ता पर जिससे ये दुनिया चल रही है ना? मैं कई बार एक बुद्धिमान मुझसे बात कर रहे थे कि भरोसा रखने से क्या होगा, चमत्कार होते हैं क्या? तो मैंने कहा कि ये जो ब्रह्मांड है, काले रंग का अंधेरा, इसमें एक आग का गोला चमक रहा है। उस आग के गोले के चारों तरफ एक दूसरा गोला चक्कर लगा रहा है जिसमें पानी है 72%। और किस चमत्कार की आप बात कर रहे हैं? जीवन ही एक चमत्कार है। ये जो सांस हम ले रहे हैं ना, अपने आप में एक चमत्कार है। तो विश्वास करिए अपने आप पर, उस परम सत्ता पर, उस मालिक पर, और लग जाइए मेहनत करने के लिए, और सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर। शैलेश जी कंक्लूड करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड किया, उनके सारे प्रश्नों के जवाब दिए आपने और उनकी दुविधाओं को दूर किया। उनमें एक आत्मविश्वास आपने उनमें भरा कि आप अपने जीवन में लक्ष्य बनाकर कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन अचीव एनीथिंग इन एवरीथिंग। जरूरत है भ्रांतियों से दूर रहने की और गलतफहमियों से दूर रहने की, नेगेटिव पर्सन से दूर रहने की, अपने पर विश्वास रखकर डेडिकेशन, पूरा हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ये सब के साथ आप अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। एक बार और मैं सर को आपके सामने लाना चाहता हूँ एक ऐसी 2 लाइनों के लिए जो मैं खुद भी, मेरा बस चले तो मैं रोज सर के पास, बहुत बिजी रहते हैं सर हमेशा, लेकिन मेरा बस चले तो मैं रोज आकर सर से वो 2 लाइन अंधियारा, वो सर आप अगर बोलेंगे तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स, मैं जरूर वहां से कंक्लूड कर देता हूँ। मेरी फेवरेट लाइनें हैं ये कि अंधियारा चीर कर एक नूर निकलेगा। ध्यान रखने की जरूरत है कि रात जितनी अंधेरी होती है, सवेरा उतना निकट होता है। बीमारी जितनी सघन होगी, स्वास्थ्य उतना पास होगा। प्यास जितनी सघन होगी, नदी उतनी ही निकट होती है। इस बात को भरोसे में रखने की आवश्यकता है कि अंधियारा चीर कर एक नूर निकलेगा। नूर मतलब रोशनी,
अंधियारा चीर कर एक नूर निकलेगा, हौसला रखना, तुम्हारे हिस्से का सूरज जरूर निकलेगा, तुम्हारे हिस्से का सूरज जरूर निकलेगा। क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाइनें मुझे भी बहुत मोटिवेट करती हैं हर दिन। तो निश्चित तौर पर आज स्टूडेंट्स आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिले। कौटिल्य एकेडमी बालाघाट ब्रांच आपके साथ वहां पर पूरे समय है। मेश्राम जी आपके साथ हैं, उनकी टीम के साथ, काउंसलर्स, लेक्चरर्स, फैकल्टीज हैं, वो सब आपके साथ हैं। वेल क्वालिफाइड एक्सपर्ट सभी लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। पूरा कौटिल्य एकेडमी का अपना एक अच्छा कोर्स मटेरियल आपके साथ है, जो दिल्ली जैसे शहर में भी सब लोग वही फॉलो करते हैं, वही पढ़ते हैं। तक्षशिला पब्लिकेशन के अंतर्गत तो तैयार होता है। तो सब वी ऑल आर रेडी, हम पूरी तरह से तैयार हैं। बस आप कमर कस के अपने भविष्य को संवारिए, आज ही से शुरू कीजिए। जैसा सर ने कहा भी है कि जब जागे तब सवेरा। प्लीज एंड ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं कौटिल्य परिवार की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को। धन्यवाद।